गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 18 हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में हम क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में समझेंगे। तो अगर हम देखें तो जो क्रिटिकल पाथ मेथड है उसको हम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस भी कहते हैं। ये एक तरीके की एक एल्गोरिथम है जो कि एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को शेड्यूलिंग करने के काम आती है। अगर हम इसको देखें तो इसका जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो हम अपने प्रोग्राम इवैल्यूएशन के कंजक्शन के अंदर करते हैं, जो कि हमारी रिव्यू टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। और अगर हम क्रिटिकल पाथ की बात करें तो जो क्रिटिकल पाथ है उसको डिटरमाइन किया जाता है जब हम अपने डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ के लॉन्गेस्ट स्ट्रेच को आइडेंटिफाई करते हैं और जब मेजर करते हैं कि क्या टाइम रिक्वायर हो रहा है उस कम्प्लीटली एक्टिविटीज़ को होने में, जो कि एक स्टार्ट टू फिनिश हो रहा है। मीन्स की स्टार्टिंग से फिनिश तक जो हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कितना टाइम रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम लग रहा है, और वो उस नेटवर्क का सबसे जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसको हम कहते हैं दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ। उसके बाद हम देखें तो जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो एक तरीके की प्रोजेक्ट मॉडलिंग टेक्निक है जिसको डेवलप किया गया था लेट 1950 के अंदर मॉर्गन आर वार्कर ऑफ ड्यूपॉन्ट एंड जेम्स, ई वैली जूनियर ऑफ रेमिंगटन रैंड और कैली एंड वॉकर ने कुछ रिलेटेड अपनी मेमोरीज के थ्रू इस सीपीएम का डेवलपमेंट किया था 1989 के अंदर। और जो कैली है उन्होंने एट्रीब्यूट किया था इस टर्म को दैट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ, जो कि डेवलपर हुई थी एक प्रोग्राम इवैल्यूएशन में एक रिव्यू टेक्निक के अंदर, जिसका डेवलप किया गया था अबाउट द सेम टाइम बाय बुज एलन हैमिल्टन एंड यूएस नेवी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सीपीएम मॉडल है जिसको हम क्रिटिकल पाथ मॉडल कहते हैं या मेथड कहते हैं वो मॉर्गन वॉकर और जेम्स कैली ने किया था। और अगर हम बात करें पर्ट की तो पर्ट को डेवलप करने वाले कौन थे? बॉज एलन हैमिल्टन और यूएस नेवी। तो अगर हम देखें तो जो क्रिटिकल पाथ है उसको डेवलप करने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि हम अपनी कुछ प्रैक्टिसेस के अंदर उसको डालना चाहते थे, जो कि एक पॉन्ट के द्वारा की गई थी 1940 और 1943 के बीच में, जिसका जो कंट्रीब्यूशन था वो उसके मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए था। इसके बाद हम देखें तो जो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस है उसका कॉमनली यूज़ हम फॉर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के अंदर करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो गए, इंजीनियरिंग हो गई, प्लांट मेंटेनेंस हो गया, या हम कह सकते हैं कि और भी बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। और ये जो हमारे किसी भी तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ को अप्लाई करते हैं इस मेथड के अंदर, उनमें हमें मैथमेटिकल एनालिसिस करना होता है। तो जो फर्स्ट टाइम सीपीएम का जो यूज़ किया गया था वो मेजर स्काई स्क्रैपर डेवलपमेंट में किया गया था, जो कि 1966 के अंदर किया गया था, और इसको कंस्ट्रक्ट किया था फॉर्मल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर्स इन न्यूयॉर्क सिटी। ऑल थ्रू द ओरिजिनल सीपीएम प्रोग्राम एंड अप्रोच इज़ नो लॉन्गर यूज। उसके बाद जो ओरिजिनल सीपीएम प्रोग्राम और ये अप्रोच बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं की गई, और ये जो टर्म है जनरली अप्लाई की जाती है किसी भी अप्रोच के अंदर जहाँ पे हम प्रोजेक्ट के नेटवर्क के लॉजिकल डायग्राम को एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं सीपीएम के। तो जो इसेंशियल टेक्निक है जब हम सीपीएम का यूज़ करते हैं तो हमें अपने मॉडल के अंदर कंस्ट्रक्ट करना होता है एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। पहला क्या है कि अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कि हमें अपनी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बतानी होती है जो कि उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में हमें रिक्वायर होंगी। तो टिपिकली हम उनको कैरेक्टराइज करते हैं विद इन अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम अपनी ओवरऑल एक्टिविटीज़ को एक सब एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जो टाइम ड्यूरेशन है हर एक एक्टिविटी का वो हम देखते हैं जो कि हमें उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में लगेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है द डिपेंडेंसी बिटवीन द एक्टिविटीज़ के बीच में किस तरीके की डिपेंडेंसी है उसको देखना भी हमारे क्रिटिकल पाथ का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कंपोनेंट होता है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि जो लॉजिकल एंड पॉइंट्स हैं जैसे कि हमारे माइलस्टोन्स और डिलीवरेबल आइटम्स, उसका भी हमें पता लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट के क्या क्या माइलस्टोन्स हैं, कौन कौन से डिलीवरेबल आइटम्स हैं। तो यूजिंग दिस वैल्यूज़ कि जब हम इन कंपोनेंट्स और वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो जो सीपीएम है वो कैलकुलेट करता है उस लॉन्गेस्ट पाथ को जहाँ पे हम अपनी प्लान्ड एक्टिविटीज़ को एक लॉजिकल एंड पॉइंट और हमारे प्रोजेक्ट के एंड में करते हैं। तो वहाँ पे हम अर्लीस्ट और लेटेस्ट
देखते हैं हर एक एक्टिविटी का कि एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई, कब फिनिश हुई, जो कि उस प्रोजेक्ट के लॉन्गर को बताती है, उस प्रोजेक्ट के टाइम पीरियड को बताती है। तो जो प्रोसेस है जहाँ पे हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो एक्टिविटीज़ का क्रिटिकल पाथ मीन्स लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा और हमारे टोटल फ्लोट क्या होंगे, जहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट का जो लेंथ है वो डिले तो नहीं हो रहा। तो जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वहाँ पे क्रिटिकल पाथ की एक सीक्वेंस होती है जो कि एक प्रोजेक्ट नेटवर्क एक्टिविटीज़ में होता है, जिसको एडअप किया जाता है हमारे लॉन्गेस्ट ओवरऑल ड्यूरेशन के अंदर। तो अगर हम देखें तो जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है उसको हम फ्लोट कहते हैं, और इसका डिटर्मिनेशन हम एक शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल के थ्रू करते हैं जो कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। तो जो टोटल फ्लोट है वो एक तरीके का अनयूज्ड आइटम है हमारे क्रिटिकल पाथ का। तो अगर हम एग्जांपल में देखें यहाँ पे कि अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर हम टेस्टिंग कर रहे हैं सोलर पैनल को, और जो टास्क भी है वहाँ पे हमें रिक्वायर है सनराइज़, तो देयर शुड बी अ शेड्यूलिंग कांस्टेंट ऑन द टेस्टिंग एक्टिविटी। तो वहाँ पे हमारी शेड्यूलिंग को करने के लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे उस एक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए। तो हम वहाँ पे किसी भी तरीके की स्टार्ट को नहीं लेंगे अपने शेड्यूल टाइम के अंदर जब वो सनराइज़ हो रही होगी। तो इट माइट, अगर हम देखें तो इसके अंदर हम एक डेट टाइम मीन्स टोटल फ्लॉट रखते हैं उस शेड्यूल में जहाँ पे हम एक्टिविटीज़ को कर रहे होते हैं। तो ये एक पाथ को प्रियोर करती है जहाँ पे सनराइज़ ड्यू है टू नीडिंग टू वेट फॉर द इवेंट, कि जब तक सनराइज़ नहीं होगा तब तक वो जो इवेंट है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो दिस पाथ विद द कांस्टेंट जनरेटेड टोटल फ्लॉट वुड एक्चुअली मेक द पाथ लॉन्गर। तो ये जो हमारा कांस्टेंट आ रहा है जहाँ पे हमारे टोटल फ्लॉट जनरेट हो रहे हैं, तो इससे क्या है कि जो हमारा एक्टिविटी का जो पाथ है वो बहुत लॉन्गर हो जाएगा। तो जो टोटल फ्लॉट है उस पार्ट का वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन होगा उस ओवरऑल प्रोजेक्ट का। अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो जो इंडिविजुअल टास्क हम एक क्रिटिकल पाथ के अंदर देख रहे हैं जहाँ पे कुछ कॉन्टेंट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी डिले किया हो रहा है हमारे क्रिटिकल पाथ में, तो इसके लिए हमें अपने टास्क के टोटल फ्लोट को देखना होता है। तो जो भी टाइम हम अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में ऐड कर रहे हैं हमारे कांस्टेंट के बेसिस पे, तो जो एक्चुअली क्रिटिकल पाथ है वो ड्रैग होगा। तो जो अमाउंट है जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड हो रहा है, जहाँ पे हर एक क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी और कांस्टेंट किए जा रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट कैन हैव सेवरल पैरेलल एंड नियर क्रिटिकल पाथ्स, कि अगर हम देखें प्रोजेक्ट के बहुत सारे पाथ होते हैं, पैरेलल पाथ्स होते हैं और नियर क्रिटिकल पाथ्स होते हैं। तो सम ऑफ ऑल द टास्क कुड बी हैव फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट। तो हर एक जो टास्क है उसके अंदर कुछ फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट होते हैं। तो अगर हम देखें तो जो एडिशनल पैरेलल पाथ होता है किसी भी नेटवर्क का, वो उसके टोटल ड्यूरेशन को बताता है जो कि शॉर्टर होता है किससे, क्रिटिकल पाथ से, जिसको हम सब क्रिटिकल या नॉन क्रिटिकल पाथ भी कहते हैं। तो जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी सब क्रिटिकल पाथ्स की वो बिना किसी ड्रैग के होती हैं। तो हम कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो हमारा उस पर्टिकुलर पाथ का कभी भी एक्सटेंड नहीं होता। लेकिन अगर आपके एक्टिविटीज़ में अगर आप में किसी भी तरीके के टोटल फ्लॉट या फ्री फ्लॉट है तो वहाँ पे जो आपकी पाथ है वो हमेशा ड्रैग होगी और आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो CAPM एनालिसिस टूल है वो अलाउ करता है यूज़र को कि वो सिलेक्ट करे एक लॉजिकल एंड पॉइंट को किसी भी प्रोजेक्ट के, जहाँ पे वो क्विकली आइडेंटिफाई करे उन लॉन्गेस्ट सीरीज़ को जो कि डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ से हो रही है, मीन्स उस लॉन्गेस्ट पाथ में हो रही है। और ये जो टूल्स को हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपने क्रिटिकल पाथ के अंदर जो कि नियर क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ को बता रहा है, जो कि हमारी डिज़ायर है, तो उसके कैस्केडिंग में जो वाटरफॉल्स का जो फ्लो है उस प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे वो हमारे करंट स्टेटस डेट का होगा जो कि सेलेक्टेड किया जाएगा एक लॉजिकल एंड पॉइंट के अंदर। तो आज का जो टॉपिक था वहाँ पे हमने CAPM के बारे में समझा कि CAPM का किस तरीके से यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट नेटवर्किंग के अंदर। CPM जो हमारा एक क्रिटिकल पाथ मेथड है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस है, इसको सबसे पहले किसने बनाया गया, किसने डेवलप किया, तो वो चीज़ भी आज हमने इस टॉपिक के अंदर देखी। और जो CAPM का जो मेन यूज़ है हमारे नेटवर्क डायग्राम में, उसमें हम किस तरीके से अपने लॉन्गेस्ट पाथ को देखते हैं और किस तरीके से हम अपने पर्टिकुलरली और जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम अपने फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट को देखते हैं, जिससे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डिले ना हो। तो उससे क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर टास्क के अंदर हमारे टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट होंगे तो उससे हमारा जो पर्टिकुलरली जो टाइम ड्यूरेशन है उस प्रोजेक्ट का वो हमेशा एक्सटेंड होता चला जाएगा। अगर वहाँ पे कोई भी तरीके की सब क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के पाथ हैं तो वहाँ जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा वो सबसे शॉर्टर होगा
और वो कभी भी हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को एक्सटेंड नहीं करेगा। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।